हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास का बच्चों जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बच्चों लेंसेज। राइट, आज हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लासेस में आपने बच्चों रिफ्रैक्शन को पढ़ा है, रिफ्लेक्शन को पढ़ा, हमने रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब भी समझने की कोशिश करी और जहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कवर किया था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया बच्चों वहाँ पर। राइट, सो आई होप आपको वो लेक्चर्स समझ में आए होंगे और अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बच्चों प्लीज़ जाके एक बार उनको देखो, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी या फिर रिफ्रैक्शन या फिर डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, रेयर से डेंसर पर वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। तो ये बहुत सारी जो बेसिक्स बातें हैं बच्चों वो उन पिछले लेक्चर्स के अंदर है, तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक बच्चों है वो है लेंस। आज हमें ये समझना है कि लेंस क्या होता है, ये लेंस क्या है। देखिए, मैंने ये कहा था कि एक हमारे पास ग्लास स्लैब था, है ना, एक हमारे पास ग्लास स्लैब था और ग्लास स्लैब एक तरह का ऑप्टिकल मीडियम था। उसको हमने ऑप्टिकल मीडियम इसलिए कहा था क्योंकि उस मीडियम के अंदर से लाइट रेज पास होती थी और उसका शेप कैसा था बच्चों, एक क्यूबॉइड शेप था, ये हमने समझा था। बिल्कुल कुछ उसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्टिकल मीडियम है। इसे हम ऑप्टिकल मीडियम बच्चों इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके पास से भी लाइट रेज पास होंगी, है ना, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन होने वाला है इस पर्टिकुलर मीडियम के साथ, इस मीडियम के साथ जो इंटरेक्शन होने वाला है वो इंटरेक्शन करेंगे हमारी ये लाइट रेज। और क्योंकि यहाँ पर भी लाइट रेज का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी इसके साथ एक वर्ड यूज हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकल मीडियम। राइट, अच्छा, अब मीडियम क्यों कहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि मीडियम वहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, है ना, हमने यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा मटेरियल यूज़ किया होगा, इसकी वजह से हमें यहाँ पर इसको नाम देना पड़ रहा है ऑप्टिकल मीडियम। और यहाँ पर हमने किस मीडियम को यूज़ किया या किस मटेरियल को यूज़ किया है, तो अगेन मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर भी हमने बच्चों ग्लास का ही इस्तेमाल किया है ना, ग्लास का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बार जैसे कि वहाँ पर बच्चों ग्लास का सरफेस ग्लास स्लैब के अंदर कैसा होता था, स्ट्रेट एजेस थे, स्ट्रेट प्लेन एजेस थे ना, हमारे पास वो जितने भी एजेस थे बच्चों वो कैसे थे, वो प्लेन थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारे ये सरफेसेस हैं या जो एजेस हैं ना बच्चों, ये कर्व्ड एजेस हैं। कैसे जैसे बच्चों, ये कर्व्ड एजेस हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्लास का ऑप्टिकल सिस्टम है जो प्रिपेयर किया गया है जिसमें हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों कैसे होते हैं, वो कर्व्ड इन शेप्ड होते हैं। राइट, चलिए, तो जब कभी एक लेंस को बच्चों डिज़ाइन किया जाता है, एक लेंस को डिज़ाइन करने के लिए हमें हमेशा मिनिमम एक कर्व्ड सरफेस चाहिए होता है, एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें चाहिए होगा, एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें चाहिए होगा, है ना। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट बच्चों याद रखिएगा एक की है, एक से ज़्यादा होंगे तो भी लेंस बनेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट बच्चों होती है एक की। आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में ऐसे लेंसेज के बारे में स्टडी किया गया है जिसमें दो कर्व्ड सरफेसेस होंगे, यानी कि आप जो भी लेंस अभी यहाँ पढ़ेंगे उन लेंसेज के अंदर हमारे पास दो कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे। राइट, इसलिए डेफिनेशन के अंदर भी मैंने बच्चों दो सरफेसेस का जिक्र किया है। तो देखिए यही लिखा है, अ लेंस इज एन ऑप्टिकल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ टू कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस। राइट, और जब हम इस सरफेस से लाइट को पास करेंगे तो रिफ्रैक्शन होगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस, हमारे सरफेस का शेप कैसा है। देखिए, जब आपने मिरर्स को बच्चों स्टडी किया था तो हमने कहा था कि जो कर्व्ड सरफेस है ना वो दो तरह का होता है, कर्व दो तरह के होते थे वहाँ। एक हमने पढ़ा था कॉनकेव, है ना, एक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स। तो कुछ ऐसा यहाँ भी होगा भाई, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द कॉनकेव सरफेस, अगर हमारे पास कॉनकेव सरफेस है तो, या अगर हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है तो हमारे पास दो तरह के लेंस आए बच्चों। पहला कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये हुआ कि इसमें आपका मिनिमम
आपका मिनिमम एक सरफेस, मिनिमम बच्चों एक सरफेस हमारा कैसा होगा, कर्व्ड होगा। और वो किस तरह का कर्व्ड होगा बच्चों, किस तरह का कर्व्ड होगा, क्योंकि देखो कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो यहाँ पर कर्व भी कैसा होगा बच्चों, कॉन्वेक्स कर्व होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का बच्चों मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो सरफेस कर्व्ड है जो कि मिनिमम 1 है, जो मिनिमम 1 है वो कैसा कर्व्ड होगा बच्चों, वो होगा हमारा कॉनकेव, है ना। उसका कर्व कैसा होगा बच्चों, कॉनकेव कर्व होगा। तो उस तरह के लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे लिखता है बच्चों कि जब कभी भी लाइट रेज इस लेंस सिस्टम के अंदर एंटर होगी, अभी हम देखेंगे आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चों वो रहेगा कंप्लीटली कॉन्वेक्स लेंस को डेडिकेटेड। आज हम कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस को समझेंगे, लेकिन जैसे वर्किंग कॉन्वेक्स लेंस में होगी कुछ सिमिलर वर्किंग बच्चों कॉनकेव लेंस की भी होगी। तो इन जनरल जो आइडिया है वो ये है कि जब कभी भी लाइट रे इस लेंस सिस्टम के अंदर एंटर होती है, जब कभी भी, चाहे वो लेंस कोई सा भी हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, लेकिन जब कभी भी लाइट इसके अंदर एंटर होगी ना, तो सीधी सी बात है वो जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, वो जो कर्व्ड सरफेस हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगे भाई, वो एक्ट करेंगे इंटरफेस की तरह। और जब इंटरफेस आ जाता है तो दो मीडियम होते हैं आपके पास। अब डिपेंडिंग अपॉन के लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर, या फिर लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, उसमें स्पीड चेंज आएगा और उस स्पीड चेंज की वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें इसी बात को आगे पढ़ना है, लेकिन इन टोटलिटी या समराइजेशन में हम ये समझ सकते हैं कि भाई ऐसा होगा कि जब कभी लाइट रे इस लेंस सिस्टम के अंदर एंटर होगी तो क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, राइट। क्लियर, इसी बात को देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द सर्फेसेज ऑफ द लेंस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड द ग्लास मीडियम। ठीक है, आगे चले। चलिए, नाउ वी हैव द वेरी फर्स्ट लेंस विच इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस आ गया। देखो कॉन्वेक्स लेंस, अब देखो नाम में ही सीधा सीधा क्लियरली एक इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा या जो हमने कर्व्ड सरफेस लिया है जो इंटरफेस की तरह एक्ट करने वाला है, वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा हमारा एक कॉन्वेक्स। तो एक बात तो कंफर्म है, आपके सिलेबस में जो बच्चों लेंस के बारे में बात की गई है वो एक बायो कन्वेक्स लेंस है, बायो कन्वेक्स लेंस, या हम इसको बाई कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ऐसे बाय कन्वेक्स लेंस। और बाय कन्वेक्स लेंस होने का मतलब यहां पर यह है, बाय स्टैंड्स फॉर टू, यानी कि हमारे पास दो कर्व्ड सरफेसेस होंगे। कितने सरफेस होंगे बच्चों, हमारे पास दो कर्व्ड होंगे। तो जरा देखिए मैं आपके सामने एक पिक्चर रख रहा हूं जिसमें उन लेंसेज के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये है हमारा बाई कन्वेक्स लेंस। दोनों लेंसेज में ये मतलब इसके दोनों कर्व जो हैं देखिए कॉन्वेक्स हैं, ये वाला भी कर्व है कॉन्वेक्स, ये वाला भी कर्व कैसा है, कॉन्वेक्स। लेकिन जरा इस वाले को ध्यान से देखो, ये सेकंड वाले को, सेकंड वाले में देखो सिर्फ एक सरफेस कर्व्ड है और एक सरफेस कंप्लीटली प्लेन है। तो देखो इसका नाम हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका नाम कैसा हो जाता है बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स। लेकिन इस वाले को जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें एक कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला कॉनकेव की तरह बेंड किया गया है, राइट। तो इस तरह के लेंस को बच्चों कहा जाता है मेनिस्कस कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मेनिस्कस कॉन्वेक्स। क्योंकि यहां पर बच्चों देखो कॉन्वेक्स का नेचर ज्यादा है, ठीक है। अगर यही चीज कॉनकेव के लिए आएगी, अभी हम देखेंगे, तो उसमें हम बोलते हैं उसको मेनिस्कस कॉनकेव। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम, मेनिस्कस कॉनकेव, राइट। तो लेंस की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि इसमें एक ग्लास का यूज किया जाता है, इसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे वो प्लेन सरफेस ना होने के बजाय कर्व्ड सरफेस होंगे, ठीक है। और बायो कॉन्वेक्स लेंस की जो पहचान होती है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया डेफिनेशन, वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बता दिया है कि इसके अंदर आपके दोनों सरफेस कर्व्ड होंगे, लेकिन बुक्स में बच्चों कुछ इस तरीके से डेफिनेशन भी लिखी जाती है कि इट इज थिक एट द मिडिल। देखिए मिडिल के अंदर ये थिक होते हैं, और अगर इनके पॉइंटेड एंड्स की बात करें तो बिल्कुल ही पॉइंटेड या बिल्कुल थिन एंड्स होते हैं इसके, ठीक है। समझ में आ गई होगी डेफिनेशन, इतनी है डेफिनेशन, और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट वी हैव इन द टर्मिनोलॉजीज। देखो बच्चों टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले बच्चों देखो लेंस को डिज़ाइन करता हूँ। अब हमें पता है कि हमारा लेंस कुछ ऐसा एक्ट होगा। अगर मैं नाम दे दूँ इसको ए, इसको बोल दूँ बी, ये हमने कह दिया सी,
और ये हमने कहा बच्चों सी डैश। ठीक है, तो हमारे पास जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं उनका नाम है ए सी डैश बी और दूसरा वाला है ए सी बी। हमारे पास ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं यहाँ पर और इसको ज्वाइन करूं तो ये बच्चों देखो एक सेंटर पॉइंट बनता है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना लेंस का, इसे हम बच्चों कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसे ओ से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट करते हैं बच्चों? इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, राइट। ये ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन है। और इस ऑप्टिकल सेंटर की बच्चों जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी ये है कि इससे रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता। ये आपको बात याद रखनी है कि अगर कोई लाइट रे इस पॉइंट से पास होगा तो इससे रिफ्रैक्शन नहीं होता। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट दैट ऑप्टिकल सेंटर पास से होने वाली लाइट रे जो पास होगी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नो रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहां से रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, और क्यों नहीं होता है? तो देखो मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं। जब हमने एक सरफेस बनाया, ठीक है, हमने एक इंटरफेस लिया था इस वाले को, ये हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी। ठीक है, यहाँ आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था और डिपेंडिंग अपॉन के ये डेंसर, अगर हम इसको ले लें, डेंसर नहीं, इसको भी इस ऊपर वाले को हम यहाँ रेयरर ले लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए एग्जांपल। लेट्स सपोज ये वाला मीडियम हमारा रेयरर है और ये वाला मीडियम हमारा डेंसर है, तो हमें पता है लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बेंड होके जाएगी। नाउ थिंक अबाउट द लाइन विच इज कमिंग लाइक दिस। ये लाइट रे जो आपके पास आ रही है, हमने पढ़ा था कि ये विदाउट रिफ्रैक्शन क्रॉस कर जाएगी, कुछ ऐसे क्रॉस कर जाएगी। इस वाली लाइट रे का कोई बेंडिंग नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब इसका क्यों नहीं होगा भाई? इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन इसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी भाई? 0 हो गई। अब यहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ मत लगा बैठना कि आई की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू भी 0 होगा। नहीं, मैंने आपको एक टर्म बताया था दैट n इंटू में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। ये हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, और क्योंकि आई की वैल्यू 0 हो गई है तो ये टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 है तो ये कांस्टेंट कितना फिक्स हो गया? 0। यानी अगर ये इस मीडियम में 0 है तो इस मीडियम में भी इसको क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनानी पड़ेगी अपनी वैल्यू, राइट। इस मीडियम में भी इसको अपनी वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। और 0 केवल तभी आएगा जब साइन आर की वैल्यू 0 हो, क्योंकि n तो 0 हो नहीं सकता, है ना। ये जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये 0 तो है नहीं। ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू n1 होगी, इसकी वैल्यू n2 होगी, ये तो 0 है नहीं। इसका मतलब i और r को ही अपने आप को एंगल को क्या कराना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से यहाँ पर जो लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करती है उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये सरफेस के बिल्कुल क्या है बच्चों? नॉर्मल है। इसलिए मैंने आपको एक केस याद कराया था कि नॉर्मल के केस में लाइट रे एज सच पास हो जाती है, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। सिमिलरली यही बात अगर रिफ्लेक्शन में होती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। इस बात को बच्चों याद रख लो। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता है हमारे ऑप्टिकल सेंटर के साथ। इसी वजह से हमें ये रिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं नजर आता है। ठीक है, आगे चलिए। नाउ अपर्चर। तो अपर्चर तो देखो क्लियरली एक चीज़ नज़र आती है भाई बच्चों। ये देखो ये अपना लेंस था। अपर्चर हम किसे कहते हैं? ये जो साइज़ है इसका, यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्टेंस मेजर कर लो, ये जो साइज़ है बच्चों इसे ही अपर्चर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस को भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। हमने क्या किया था? हमने देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है अपना, ये वाला। मैं इस ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास कर रहा हूँ। ये जो लाइन है ना जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और हमारे इस सरफेस के या इस जो हमारा लेंस का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसी लाइन जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो और ये इसके परपेंडिकुलर भी हो, उसी को हम बच्चों कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं आपको बताऊं, क्या इसी तरह की डेफिनेशन हमने मिरर के केस में नहीं पढ़ी थी? जरा याद करो। हमने मिरर के केस में भी तो यही बोला था कि ये वो लाइन है जो हमारे पोल से पास करती है और हमारे मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहती है। तो बहुत सारी बातें बच्चों आपको इसमें ऐसी मिलेंगी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो सेम मिरर के प्रोस्पेक्ट से ही उठा ली गई हैं, क्योंकि बहुत सारे फिनोमेना उसके या वहाँ पर जो बिहेवियर है लाइट रे का एग्जैक्टली काफ़ी सिमिलर रह जाता है ना। तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन होगी बच्चों जो आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ उनको आप कोरिलेट कर पाएँ और इससे बच्चों आपको याद रखने में भी आसानी रहेगा। ठीक है, आगे चलें। नाउ वी हैव द फोकस। ये फोकस क्या होता है? देखो फोकस मैंने आपको कई बार समझाया है कि फोकस का सिंपल सा एक ही फंडा है
क्या करना है फोकस बनाने के लिए? पैरेलल लाइट रेज लो, उन लाइट रेज को उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम पे फॉल कराओ, जहां पर वो सारी की सारी लाइट रेज एक दूसरे से मीट करेंगी, वहीं पर क्या बनता है? फोकस बनता है। ऐसा ही हमने कुछ किया था मिरर के केस में, और बिल्कुल यहां पर भी हम लेंस के केस में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले, ये समझने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जरा इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं पीछे जा रहा हूँ। देखो मैं आपको यहाँ ये समझा रहा हूँ कि लाइट बिहेव कैसे करेगी। जैसे हमने ये पढ़ा था मिरर के केस में, अगर कोई लाइट रे पैरेलल पास होती है, ये कॉनकेव मिरर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको फोकस से पास होना है और वो इस तरीके से बेंड होती है ना। मैं भी अभी आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ कि लाइट यहाँ पर कैसे बिहेव करेगी। तो मान लिया ये आपका अपना कॉन्वेक्स लेंस था, है ना, ये आपका अपना कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, है ना। हमने लाइट रे को कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराया, ये हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो गई यहाँ पर। अब जब कभी यहाँ पर लाइट रे आपकी इंसिडेंट होगी, तो आपको ये डिसाइड करने के लिए कि लाइट रे किस डायरेक्शन में बेंड होने वाला है, ये करने के लिए आपको स्नेल्स लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे हमने ग्लास स्लैब पे लगाया था। और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बच्चों क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल। तो ध्यान से देखो, मैं नॉर्मल को ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं नॉर्मल को ड्रॉ कर रहा हूं। ये अपना नॉर्मल पास होगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला मीडियम एयर है, तो ये हमें पता है ये रेयर मीडियम होने वाला है। ये वाला मीडियम हमारा ग्लास मीडियम है, तो हमें पता है ये डेंसर मीडियम होने वाला है ना। और लाइट रे कहाँ से कहाँ पास कर रही है बच्चों? रेयर से डेंसर पे। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर पर आ रही है, तो ये बहुत एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा ये टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। और अगर हमारा रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल कराना है, तो सीधी सी बात है, इस लाइट रे को नॉर्मल की तरफ बेंड कराना पड़ेगा। और नॉर्मल की तरफ बेंड कराने का मतलब क्या हुआ? तो नॉर्मल की तरफ बेंड कराने का मतलब ये हुआ कि लाइट रे कुछ इस तरीके से बेंड होते हुए पास होगी, है ना। कुछ इस तरीके से बेंड होगी ये लाइट रे ऐसे, एंड दिस इज द रीजन कि लाइट रे यहां पर इस तरीके से बेंड हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? जल्दी से बताओ, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, क्योंकि ये लाइट रे ग्लास से बाहर आने के बाद भी दोबारा बच्चों बेंड होती है। यही मैंने आपको समझाना है यहाँ पर। जरा ध्यान से देखो, अब ये वाला जो सरफेस है हमारा, देखो हमारे पास दो सरफेस थे ना, ए बी, इसको हमने बोला था सी, इसको हमने बोला था सी डैश। तो ये जो रिफ्रैक्शन हुई है बच्चों अभी किस सरफेस से हुई है? ए सी डैश बी से हुई है। ए सी डैश बी सी बी इससे हुई है। अब हम इससे भी तो देखेंगे, ये जो ए सी बी है ये वाला भी तो इसको क्या करेगा बच्चों? रिफ्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा? अगेन फिर वही वाली कहानी है, यहां पर आपको फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखो यहां पे मैं फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। इस बार नॉर्मल कैसा होगा? कुछ ऐसा पास करेगा यहां पर, ये कुछ ऐसा। अब हमें क्या करना है? हमें इस लाइट रे को किधर किधर बेंड करना है, जरा खुद सोच के देखो। तो चलिए अब क्या है, अब जो हमारे पास लाइट रे है बच्चों ध्यान से देखिए, ये वाला मीडियम कैसा है भाई? ये वाला मीडियम हमारा रेयर मीडियम है। ये वाला मीडियम हमारा कैसा है? ये वाला मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है। अब अगर ये रेयर है डेंसर है, तो देखो ये लाइट रे कैसे पास कर रही है? पहले यहाँ ऐसे थी, अब ऐसे आई। अब ये एक डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जा रही है, और डेंसर से रेयर जाने का मतलब क्या है बच्चों? हमने पढ़ा है कि इस केस में जो लाइट रे होगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने का मतलब ये हुआ कि इसकी बेंडिंग इस तरीके से होनी चाहिए और ज़्यादा। तो ये वो पॉइंट था बच्चों, जहां पर ये लाइट रे जाकर मीट करती है ना। अब अगर हम एक और ऐसे ही बच्चों लाइट रे लें, जरा ध्यान से देखो, ये एक लाइट रे आ रही है, ये पैरेलल, ये देख रहे हो? तो ये भी कुछ इस तरीके से ही बच्चों बेंड होके पास करती है, कुछ ऐसे, देख रहे हो? इसका ट्रैक आपको नजर आ रहा है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइट रे बच्चों इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं, और इसी पॉइंट का बच्चों हम क्या कहेंगे? फिर फोकस कहेंगे। यही हमारा फोकस है। तो कुछ इसी तरीके से बच्चों ये लाइट रे फोकस अपना बनाती है। देखो मेरे पास एक डायग्राम है, ये देखो, ये डायग्राम नजर आ रहा है ना।
इसके अंदर ध्यान से देखो, ये कितनी सारी पैरेलल लाइट रेज हैं जो यहाँ इस फोकस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, है ना। इस फोकस पॉइंट पर यहाँ पर जाकर मीट कर रही हैं। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ देखो ये पैरेलल 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 सब आई, और ये देखो यहाँ पर कहाँ पर जाकर मीट कर रही हैं बच्चों, फोकस पे जाके मीट कर रही हैं। और एक इसकी अच्छी बात ये है बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ, सोचो जरा इस बात को इस तरीके से सोचो, लाइट रे देखिए अभी ये यहाँ पर इस लेफ्ट साइड से एंटर कर रही हैं। मैंने कहा कि लाइट रे मान लीजिए इस बार यहाँ से एंटर करें राइट से, ये सारी लाइट रेस इस तरीके से, क्या लगता है किधर किधर बेंडिंग होगी? क्या तब ये सारे के सारे इस फोकस पर जाकर मीट नहीं करेंगे? कुछ ऐसे करेंगे ना, इस तरीके से कुछ जाके फोकस पे मीट। तो यहां पर भी एक और आपको क्या मिलेगा बच्चों? फोकस मिलेगा। यहां पर भी हमें क्या मिलेगा बच्चों? एक फोकस मिलेगा। यानी कि लेंस के अंदर आप लेफ्ट साइड से भी लाइट को इंसिडेंट करा सकते हो, राइट साइड से भी आप लाइट को इंसिडेंट करा सकते हो, और दोनों तरफ आपको क्या मिलते हैं बच्चों? इसके फोकस मिलते हैं। नाउ while considering or while doing numericals you have to check out कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। लेफ्ट में रखा है तो आपको फोकस राइट में लेना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट को राइट में रखा गया है तो आपको उसका फोकस लेफ्ट में देखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों इस केस में, ठीक है। आगे चलें, अब जरा ध्यान से देखो व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाज द पॉइंट, और यू कैन से द सेंटर ऑफ एक्चुअल स्फीयर जिससे उस लेंस को काट के बनाया गया है। हमने कुछ ऐसे पढ़ा था ना, मान लो ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर को हमने यहाँ कट किया, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ऐसे इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसी को हमने क्या कहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया गया है 2f से, यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है बच्चों इन 2f से, ठीक है। और क्योंकि देखो यहाँ पर भी ये एक कर्व है, एक ये कर्व है, तो दोनों के अपने अपने सेंटर होंगे, इस वजह से आपके पास बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने आते हैं? 2 आते हैं। बस ये याद रखना, यहाँ पर इस बार हम सेंटर सी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लेंस में जो टर्म यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं 2f, राइट। एंड अगर हम बात करें, देखिए एक मिनट यहाँ आ जाइए, अगर हम बात करें इस चीज़ की, ये डिस्टेंस की बच्चों, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, है ना। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। काफ़ी सारी टर्म्स बच्चों सेम है। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्यान से देखो ये इसका डबल है, तो यहां पर भी वो रिलेशन वैलिड होगा। कौन सा वाला बच्चों? r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। ये रिलेशन बच्चों अभी भी यहां पर वैलिड होगा। क्लियर है सारी बातें यहां तक? ओके, चलिए अब चलते हैं इसके आगे। नाउ वी हैव रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। अब जैसे हमने बच्चों कॉनकेव मिरर के केस में रे डायग्राम्स को डिस्कस किया है, in the similar fashion you have to read or you have to study all the ray diagrams which are associated with the convex lens। आपको convex lens के साथ भी ये ray diagrams बनाने हैं। अगर आप फोकस कर रहे हैं बच्चों टेबल के ऊपर, तो टेबल देखिए एग्जैक्टली सिमिलर है। मैं एग्जैक्टली कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं बोलूँगा, लेकिन सिमिलर है, बस थोड़ा से टर्म्स को, नोटेशंस को चेंज किया। देखो जब हम इन्फिनिटी पर होते हैं तो इमेज का बनता है? फोकस पे बनता है। ये मिरर के केस में भी हो रहा था। साइज कैसा आएगा, नेचर कैसा आएगा? हाईली डिमिनिश्ड आएगा, पॉइंटेड आएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। और नेचर कैसा है बच्चों? देखो रियल इन्वर्टेड। क्या ये वही टेबल फॉलो नहीं हो रही है? ध्यान से देखो अगला वाला केस देखो। अब आप अगले वाले केस में हमने वहाँ पे बियॉन्ड सी लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने सी को कैसे रिप्लेस किया है? 2f से रिप्लेस किया है। अच्छा, 2f से रिप्लेस करने पर अब जरा सोचो जब हम सी के पीछे रखते थे तो इमेज मिरर के केस में कहाँ बनती थी? मिरर में बनती थी। वो कहाँ पर बनती थी? सोचिए सी और एफ के बीच में। कहाँ बनती थी? सी और एफ के बीच में। अगर सी और एफ के बीच में वहाँ बनती थी तो यहाँ पर हम सी को कैसे रिप्लेस करेंगे? यहाँ को रिप्लेस करेंगे 2f से। इसका मतलब बच्चों जो यहाँ इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच में। मैं आपको ये बच्चों याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप दोनों में से कोई सी भी एक टेबल को याद कर लो, आसान रहता है मिरर वाली टेबल को याद करना। मिरर वाली टेबल को याद कर लो तो जहाँ सी है ना, बस वहाँ क्या लगा दो? अपना 2f लगा दो। 2f सेट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? वो टेबल कॉन्वेक्स लेंस का टेबल बन जाएगा।
ठीक है, देखो कंप्लीट सेम नेचर है, डिमिनिश्ड बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हम 12 पे रखते हैं, जब हम सी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती थी बच्चों, सी पर बनती थी। जरा यहाँ देखो, यहाँ पे भी वही लिखा है, सी पे बनेगी, सेम साइज आएगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। अब वो लास्ट वाला केस देख लेते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे। यहाँ पोल को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो यहाँ केस बना हुआ है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। मिरर वाले का इसका याद करो, इमेज मिरर के पीछे चली जाती थी, वर्चुअल और इरेक्ट होती थी। देखो नेचर तो बिल्कुल वही है, वर्चुअल इरेक्ट। कैसा आएगा, साइज एनलार्ज या छोटा, एनलार्ज आता था, देखो यहाँ पर भी एनलार्ज आ रहा है। अब बात करते हैं कि वो किस साइड जाएगी। जब वो मिरर के पीछे वहां गई थी तो मिरर के पीछे इसलिए गई थी क्योंकि वहां पर हमें इमेजिनरी रेज को खींचना पड़ा था। यहां पर जब हम इमेजिनरी रेज को खींचते हैं ना तो बच्चों लेंस के बिल्कुल सामने वाले फेस पर ही वो आ जाती है, यानी ऑन द सेम साइड। देखो लिखा हुआ ना सेम साइड, बस। तो टेबल तो बच्चों याद करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मिरर की टेबल को ही वापस से फॉलो करना है। ऑप्टिकल सेंटर को पोल से रिप्लेस कर दो और अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ पर 2f से रिप्लेस कर देंगे, बस, और कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, आगे चलें। देखो फटाफट अब जल्दी से केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। ये हमने देख लिया। अभी पैरेलल लाइट रेज लेके आओगे तो सारी की सारी कहाँ मीट करती हैं, फोकस से मीट करती हैं। और क्योंकि ये देखो सारी की सारी लाइट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो जरा बताओ इसका नेचर कैसा होगा, इसकी वर्किंग कैसी है। एग्जैक्टली कैसी वर्किंग होगी भाई जी इसकी, कन्वर्जिंग लेंस वाली, इसलिए इसका एक और नाम बन जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, नेचर को देख लें, कहाँ बन रही है इमेज भाई, फोकस पे बन रही है। कैसा साइज आ रहा है, बहुत ही पॉइंट साइज आ रहा है, हाईली डिमिनिश्ड आ रहा है। अच्छा, कैसा नेचर आएगा भाई, रियल इन्वर्टेड आएगा, क्योंकि एक्चुअली में वही लाइट रेज वहां पहुंची हैं। और उसका मैग्निफिकेशन भी कैसा आएगा भाई, -1 से कम आएगा। क्लियर हो गया वाला केस, सिंपल था। आगे चलते हैं, ऐड फोकस। जब फोकस पे होगी तो जरा सोचो क्या हुआ था, वहां पर हमने फोकस पे रखा था तो इमेज कहाँ चली गई थी, पैरेलल पे। जरा यहाँ देखो हम कैसे बनाएंगे। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा आपने फोकस के ऊपर, एक लाइट रे इस तरफ गई, अरे कहाँ चला गया, देखते हैं। देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, नजर आया मैग्निफिकेशन। चलिए ओके, यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये लाइट रे अपनी ऐसे फॉल कर रही है। अब जो लाइट रे पैरेलल आती थी वो कहाँ से पास होगी बच्चों, हमने अभी भी सीखा है फोकस से पास होगी। तो देखो लाइट रेस ने फोकस से पास कर दी। एक लाइट रेस ने बच्चों इस बार कौन सी ली है, ऑप्टिकल सेंटर वाली। देखो यहाँ पर भी ना इमेज बनाने का जो तरीका है ना बच्चों, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने मिरर में पढ़ा। मिरर के केस में हमने 3 केस डिस्कस किए थे बच्चों। पहला केस हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि पैरेलल रखोगे तो फोकस से पास होगा, वो केस यहाँ पर भी है। ठीक है, दूसरा हमने केस उसका उल्टा पढ़ा था कि अगर आप लाइट रे को फोकस से पास कर दोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। फिर हमने एक केस पढ़ा था कि जो लाइट रे पोल पर पास कर जाती है वो जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर वो पोल किससे रिप्लेस हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से। और अगर ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर का नेचर ये होता है कि जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देखो ये 2 लाइट रे ऐसे पास हो गई पास। क्या ये दोनों लाइट रे आपस में कहीं मीट करने वाली हैं? अभी तो मीट नहीं करेंगी क्योंकि पैरेलल नजर आ रही हैं। तो ये कहाँ मीट करेंगी बच्चों, हम क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इस वजह से ये इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना। ये देखो हमारे पास ये इन्फिनिटी का इमेज आ गया। इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन -1 क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, आगे चलिए वी हैव नाउ द थर्ड केस, बियॉन्ड एफ। अब बियॉन्ड एफ का क्या मतलब है भाई, ये हमने पढ़ा है। देखो लेंस हमारा ये बनेगा, है ना, ये अपना f हो गया, ये अपना 2f हो गया। 2f के पीछे रखना है हमें ऑब्जेक्ट को। ये कुछ वैसे ही केस बनेगा ना जैसे हमने मिरर के केस में सीखा है, सी के पीछे रख दो। ये लाइट रे ऐसे गई, ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल है तो ये इसका ये बच्चों कहाँ से पास करेगी, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपना फोकस होगा यहाँ पे, ये अपना यहाँ पे 2 फोकस होगा। तो ये अब कहाँ से पास करेगी, ये पास करेगी फोकस है। तो ये लो जी फोकस पास कर दिया हमने। एक रे ऑफ लाइट हम कौन सी ले लें भाई, कौन सी ले लें भाई, ये वाली, ये ले लें ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये देखो, है ना। तो देखो अब इन दोनों को हम मीट करते हैं तो ये दोनों यहीं पर मिलती हैं और यहाँ पर हमारी इसकी इमेज बन गई। यानी देखो इमेज कहाँ आ रही है, फोकस एंड 2f के बीच में आ रही है इमेज। ठीक है, तो कैसा नेचर आएगा, ध्यान से देखो जरा इस बात को। ये देखो दिखाई दिया आपको रे डायग्राम नजर आया, ध्यान से देखो ये इमेज बनी हुई है ना। साइज की बात करें, छोटा हो गया है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस और 2f के बीच में बन रहा है। तो बस फटाफट ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, फटाफट लिख दी हमने। मैग्निफिकेशन कैसा आएगा भाई, -1 आएगा, -1 से छोटा आएगा ना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव एट 2f वाला केस क्या है, हमने याद किया भाई सी पर होता है, सी पर ही बनती है, यानी 2f पर है तो 2f पे बनेगी। देखो कैसे बनेगी, ये रहा डायग्राम, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये अपनी इमेज है, कैसे बनेगी देखो फिर देखते हैं ध्यान से।
देखो कैसे बनेगी, रे ऑफ लाइट गई ऐसे, पैरेलल वाली है, कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ये चली गई, फिर एक पकड़ ली ऑप्टिकल सेंटर वाली, कहाँ मिली, देखो फोकस पे मिली, दोनों की दोनों मिल गई फोकस पे, तो ये बन गया हमारा इस केस का इमेज। अब नेचर की बात कर लेते हैं, उल्टी बन रही है, एक्चुअल रे ऑफ लाइट गई है, तो सीधी सीधी बात कंफर्म होगी भाई, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है तो ये बात कंफर्म हो गई भाई, मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा। लेकिन इस बार देखो बच्चों इक्वल टू का निशान लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा भाई इक्वल टू का निशान, क्योंकि देखो साइज सेम है, मतलब यहां पर हमारा सेम साइज आएगा। कैसा साइज आएगा भाई, सेम साइज आएगा। तो जल्दी से देखो इस चीज को भी आगे डिस्कस कर लेते हैं हमारी प्रॉपर्टीज में। ये देखो इमेज विल बी एट 2f, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -1। ठीक है, आगे चलें। नाउ वी हैव बिटवीन 2f एंड f, तो अब देखते हैं 2f और f को कैसे बनेगा। ये रहा इसका रेडियोग्राम, चलिए रेडियोग्राम पे पहुंच जाते हैं जल्दी से। ये देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, आपने ऑब्जेक्ट को रखा f और 2f के बीच में, एक रे ऑफ लाइट ली जो पैरेलल थी तो भाई वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, पास करा दी, एक ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन पकड़ ली, ये दोनों यहाँ मीट कर रही हैं, ये बन गया जी इसका इमेज। ये रहा, अब देखो क्लियर कट नजर आ रहा है, इन्वर्टेड बन रही है, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं, तो एक बात कंफर्म हो गया कि ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा, तो नेचर पता लग गया आपको। ठीक है, बात करें साइज की तो क्लियर कट नजर आ रहा है भाई, साइज तो भैया अपना बड़ा है, बिग है ना, ऑब्जेक्ट से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी आ रही है बच्चों तो मैग्निफिकेशन का क्या होगा, मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा तो मैग्निफिकेशन -1 से बड़ा आएगा। समझ गए, आगे चलें। चलिए जल्दी से फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए ये इसकी प्रॉपर्टीज, बियॉन्ड 2f, बिगर साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन -1। नाउ लास्ट केस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट f और o के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर वही वाली बात है, f और p के बीच में होगा, तो हमें कुछ इस वाले केस को डिस्कस करना है। ध्यान से देखो, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इतना छोटा सा, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो ये लाइट रे पैरेलल कर दिया, कहाँ से पास करेगी, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर वाली आ रही है। अब देखो क्लियर कट नजर आ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों लाइट रेज इस साइड पर तो मीट कहीं पर नहीं करेंगी, तो हमें क्या करना पड़ता था ऐसे केसेस में, हम इमेजिनरी लाइट रेज को ड्रॉ करते थे। तो हमने देखो इसको एक्सटेंड किया इमेजिनरी पीछे, यहाँ से भी इसको एक्सटेंड किया पीछे, और ये वो पॉइंट था बच्चों जहाँ पर हमें इसकी इमेज बनती हुई नजर आई। तो यही है वो पोजीशन जहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। अब बात कर लेते हैं इसके नेचर की, क्या नेचर में नजर आ रहा है भाई। ध्यान से देखो, आपने इस बार इमेजिनरी रेज का हेल्प लिया है, तो ये बात क्लियर कट हो गई, ये वर्चुअल होगी, है ना। ये कैसी होगी भाई, वर्चुअल होगी। साइज कैसा आएगा, एनलार्ज्ड आएगा, क्लियर कट नजर आ रहा है। अब वर्चुअल इमेज है, साइज एनलार्ज आ रहा है, तो ये भी कंफर्म हो गया जी, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा और पॉजिटिव सिंबल के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, पॉजिटिव सिंबल के साथ आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये देखिए, इमेज विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओह सॉरी नो इट इज नॉट इन द मिरर भाई, यहाँ पे मिरर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ लेंस आएगा, मेक दैट करेक्शन, यहाँ लेंस आएगा, राइट। इमेज आपके इससे इनकी ज़्यादा बड़ी होगी, राइट। उसके बाद बिगर साइज होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर हो गए सारे फेजेस, आगे चलते हैं। नाउ यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं यहाँ पर बच्चों। एक हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, पैरेलल लाइट रेज उससे आएंगी तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को बच्चों छोटा करके देख सकते हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके देख सकते हैं। तो इसी वजह से ये हमें बच्चों कहाँ हेल्प करेगा, सोचिए कहाँ हेल्प कर सकता है हमें। ये हमें हर उस जगह पर हेल्प कर सकता है जहाँ पर हमें फोकसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो उनको छोटी छोटी स्क्रीन पर नजर दिखाना हो हमें, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। दूसरा, जो आपके कैमरा में बच्चों फोकस का ऑप्शन आता है ना, जो आपके कैमरे में फोकस का ऑप्शन आता है वो कैसे होगा भाई, वो भी तो इसी फैसिलिटी कैसे होगा कि लाइट रे को फोकस कराना पड़ेगा। तो आपके कैमरे में बच्चों जो फोकस आता है ना, वो भी इसी वजह से होता है। माइक्रोस्कोप के अंदर फोकसिंग करना, वो भी इसी लेंस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। हमारे जो बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास का केस लें तो बच्चों उसमें जो केस फॉलो होता है वो केस नंबर 6 है, जहां पर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, क्योंकि उस केस में वो इमेज क्या करके दिखाता है, एनलार्ज करके दिखाता है, और ये वही केस है। तो इस वाले केस में ये केस नंबर 6 फॉलो हो रहा है। आई लेंसेज या फिर आपके आई ग्लासेस, अभी आप चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को। जो हमारे शेड्स होते हैं
मैं शेड्स नहीं कहूँगा, जो आपके स्पेक्स होते हैं, आजकल तो वैसे शेड्स भी वैसे वाले आने लगे हैं, लेकिन जो आपके स्पेक्स होते हैं, जो आपके आई ग्लासेस हैं, वो आपकी आई करेक्शन को करने के लिए भी लगाए जाते हैं, है ना। इसमें भी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिफेक्ट कौन सा है, यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। अभी आप आई डिफेक्ट को जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, लेकिन यहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इस लेंसेज के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो बस आज की क्लास के लिए कुछ इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी ये क्लास, आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो जल्दी से भी इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो अगर आपके पास अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं बच्चों। तो और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके उसको ज़रूर मुझसे पूछें, ताकि मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, ठीक है। बस तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।